हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझ तक पहुँचानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। बहरहाल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली घटना की ओर, जो कि हमें भेजी है हमारे ही सब्सक्राइबर अंश पाठक ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम अंश पाठक है और मैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहता हूँ। हाल ही में मैं अभी 11th क्लास में आया हूँ और आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पर 10th के बोर्ड्स ओवर हुए हैं। तो ये बात उस वक्त की है जब मेरा एसएससी का पेपर था, यानी कि 14 मई 2022 को। उस समय मेरे पेरेंट्स एक अंकल से मिलने के लिए उनके घर पे जाने वाले थे और वो वहाँ पर एक दिन के लिए रुकने वाले थे। वो तारीख थी 13 मई की। अब चूंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था तो मैं रात में देर तक पढ़ाई कर रहा था और लगभग 1 या 1:30 बजे मुझे एकदम से थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। और उसी टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे रूम से लगी हुई विंडो से कोई अंदर की ओर झांक रहा हो। मुझे एकदम से एक डर लगने लगा। पूरे घर में मेरे और मेरे छोटे भाई यश के अलावा और कोई भी नहीं था। अब उसे ये बात बताकर मैं डराना नहीं चाहता था। एक्चुअली उस टाइम पे वो सो रहा था और मैंने उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। मैंने विंडोज़ को फिर से बाहर जाके बंद कर दिया, पर अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था मानो कोई मुझे देख रहा हो। फिर भी मैंने अपने एग्ज़ाम की सीरियसनेस को समझते हुए सोचा कि अब मुझे पढ़ाई पर ध्यान लगाना ही होगा। 10-15 मिनट बाद मुझे हमारे घर के ऊपर छत पे से आवाज़ आई। आवाज़ जैसे कोई छत वाले गेट को जोर जोर से पीट रहा हो। बहुत तेज तेज दरवाज़ा पीटने की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। उस वक्त तक मैं हद से ज़्यादा डर गया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर आ गया है। मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ऊपर जाके चेक करना चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसी वक्त मैंने महसूस करा कि मुझे बहुत ही ज़ोर से प्यास भी लग रही है। इसीलिए मैं पानी पीने के लिए किचन में गया और फ्रीज में से पानी पीने के लिए। जैसे ही मैंने किचन में रखे हुए फ्रीज का डोर खोला, उसी टाइम पे मैंने देखा कि फ्रीज के ऊपर वाले रैक पे कोई बैठा हुआ है और वो कंटिन्यूअसली मेरे को ही देख रहा है। मैं बहुत ही तेज चिल्लाया, इतनी तेज कि मेरी आवाज़ से यश भी उठ गया। वो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया और पूछने लगा कि भाई क्या हुआ। इसके बाद मुझे उसको सारी बात बतानी पड़ी और मेरी ये बातें सुनकर उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब हम दोनों ही चुपचाप अपने रूम में गए और रूम का डोर बंद करके नीचे बैठे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इसी बीच सबसे ज़्यादा डरावनी सी बात ये थी कि एक दो बार बीच बीच में मुझे अपने डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आए जा रही थी। इसी बीच उस रूम की विंडो से मैंने गेट की तरफ देखने की कोशिश करी तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर उस वक्त मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, बट स्टिल दरवाजे को पीटने की आवाज़ आए जा रही थी। हम दोनों ने ही हनुमान चालीसा पढ़ना कंटिन्यू रखा और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आना बंद भी हो गई। फिर हमने बिना डोर खोले वहीं डोर में जो छोटा सा होल था उससे बाहर की तरफ देखने की कोशिश करी। उसी वक्त हमने देखा कि हमारे घर के वॉशरूम के आगे एक काला सा शैडो खड़ा हुआ है। पहले तो ये चीज़ मैंने देखी और जैसे ही मैंने देखी मैं एकदम डर के मारे पीछे को हट गया। और फिर जैसे ही मेरे छोटे भाई यश ने उस चीज़ को देखा, वो एकदम से ही बेहोश हो गया। मैं भी एकदम चुपचाप से उधर ही बैठा रहा। पता नहीं क्यों मैं इसको उठा ही नहीं रहा था। मैं एक तरीके से बुरी तरीके से शॉक में चला गया था। फिर जब मुझे आसपास की चीज़ों का एहसास हुआ तब मैंने यश को उठाने की कोशिश करी, बट वो उठ नहीं रहा था। मेरे मन में एक बार को आया कि इसके मुँह में पानी की छींटे मारूं, बट उस रूम में उस टाइम पे पानी था ही नहीं। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने चालीसा पढ़ना ही बंद कर दिया था। पता नहीं क्यों पर मेरे मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मेरे गले से मानो आवाज़ ही ना निकल पा रही हो। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई हमारे अलावा भी हमारे ही रूम में बैठा हुआ है और मुझे एकदम अलग तरह की फीलिंग आ रही थी।
एक ऐसी फीलिंग जिससे मुझे ऐसा महसूस हो पा रहा था कि कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है। मैं एकदम से ऐसे थोड़ा पीछे को हटा और पीछे दीवार के साइड कोने में जाकर बैठ गया। फिर एकदम से ही हमारे घर के पीछे वाली गली के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ और पहले से ही बनी हुई इस कमरे की स्थिति मेरे लिए इतनी ज़्यादा भयानक हो गई कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने समय देखा, सुबह के 8 बज चुके थे। मैं इन सारी बातों को भूलकर जल्दी से अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा और फिर स्कूल से आने के बाद मैंने मम्मी पापा को ये सारी बात बताई, बट किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स घर आ चुके थे और उस दिन के बाद से कभी भी कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। मेरे साथ और भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं, बट ये उन सब में से सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम था। मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो के ज़रिए दिखाना भी चाहूँगा वो रैक जहाँ पर मैंने उस चीज़ को बैठे हुए देखा था। अभी आप स्क्रीन पे जो फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरे घर की वही रैक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर शहजाद आलम ने। आइए आगे की घटना को ठीक वैसे जानते हैं जैसे उन्होंने मुझे बताई है। मेरा नाम शहजाद है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 2 साल पहले मेरे साथ घटी थी। ये घटना साल 2019 के लगभग अंत की है। उस समय पर मैं एक अच्छे खासे ग्रोसरी स्टोर पे जॉब करता था। मेरी जॉब थी डिलीवरी बॉय की और मुझे पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों का सामान उनके घर तक पहुंचाना होता था। यूजुअली मैं दिन में 25 से 30 डिलीवरी कर देता था। ये जॉब काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली थी, बट इसकी पे अच्छी खासी थी और यही कारण था कि मैं इस जॉब को कर रहा था। तो एक दिन ऐसा ही था, मैं अपनी डिलीवरीज नॉर्मली कर ही रहा था। उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स देने जाना पड़ा क्योंकि मेरे कई सारे साथी उस दिन छुट्टी पर थे और इसी वजह से मुझे उस दिन ओवर टाइम करना पड़ा। मैं सुबह से डिलीवरीज में लग गया था और अब ऑलरेडी रात के 10 बज चुके थे और उसके बावजूद मुझे 2 डिलीवरीज और करनी थी। उस रात तो पता नहीं क्या हुआ, जो कस्टमर्स थे वो भी मेरे मैनेजर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि हमें सामान रात के 12 बजे मिले, पर हमें सामान चाहिए आज ही। अब कस्टमर्स की ऐसी जिद की वजह से मेरा मैनेजर भी मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा कि मुझे उन दोनों डिलीवरीज को भी पूरा करना ही पड़ेगा। तो उन 2 में से एक ऑर्डर्स को रात के लगभग 11 बजे के आसपास तक मैं डिलीवर करने चला गया था। अब बस रात का मेरा आखिरी ऑर्डर बचा था और जब मैंने मैप खोलकर चेक करा कि मुझे कहाँ पे ऑर्डर देने जाना है तो ये देखकर मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो लोकेशन मेरी लोकेशन से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर थी। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया और उसे ये सब बताया और उसने कहा कि किसी भी कीमत पर मुझे आज ही डिलीवर करना है क्योंकि उस तरफ से कस्टमर की बार बार कॉल्स आ रही हैं। अब मेरे पास डिलीवरी देने जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। मैंने लास्ट ऑर्डर वो उठाया और उसके बाद उसकी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। जिस एरिया में मुझे जाना था वो काफ़ी ज़्यादा शहर से अलग थलग एरिया था, मतलब मेन सिटी से तो अच्छी खासी दूरी पर। रात के लगभग 12:40 के आसपास होंगे और उस समय जब मैं उन गलियों में पहुंचा तो वहां पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने एक बार फिर से एड्रेस चेक करा तो मैंने देखा कि ये एक स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जो कि आगे वाली रोड की साइड में थी। मैंने उनका सामान उठाया और उस अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त पर जाकर मेरी नज़र पड़ी उस सामान पर और मैंने देखा कि उसके अंदर नींबू के अलावा और कुछ भी नहीं था। और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आधी रात में इतनी कौन सी आफत मच गई थी कि उन्होंने सिर्फ नींबू के लिए मुझे यहाँ पर बुलवाया है। अब मैं उस अपार्टमेंट के लगभग सामने आ गया था और उस वक्त पर मुझे रियलाइज हुआ कि वो अपार्टमेंट सही में बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। मतलब उस बिल्डिंग को ही देखकर मुझे लग रहा था कि इसकी काफ़ी सालों से मरम्मत नहीं हुई है और शायद ये एक आधी बार हल्का सा भूकंप आ जाए तो लुढ़क ही जाए। अब उस जगह पर थोड़ी बहुत जो रोशनी थी वो वहाँ की स्ट्रीट लाइट की वजह से। मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया और एक बार फिर से मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डर भी गया क्योंकि उसके सबसे नीचे वाले फ्लोर पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं, ना सिक्योरिटी गार्ड ना ही किसी जिंदा इंसान का कोई भी सबूत। मैंने आसपास नज़र घुमा के देखा तो मतलब वो बिल्कुल एकदम सुनसान बिल्डिंग की तरह ही लग रही थी।
जैसे खंडर अक्सर देखे जाते हैं। उसी फ्लोर पे मैंने थोड़ा आगे जाके वहाँ के रूम्स देखने चालू करे और मैंने देखा कि या तो वो रूम्स बंद थे या फिर उन पे सील ही लगी हुई थी। उसी चीज़ को देखने के तुरंत बाद मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा भयानक सिग्नल आया कि अब मुझे इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मैंने वहीं पर लगे एक बिल्डिंग प्लान को देखा जिसमें अपार्टमेंट का नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था और मुझे जिस अपार्टमेंट में डिलीवरी देने जाना था वो 5B था, यानी कि वो 5th फ्लोर पे था। अब मुझे सच में डर सा लगने लगा और मैं वहां से बाहर निकल के सीधा उसी जगह पर आया जहां पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। अब मैं उस जगह पर खड़ा होकर बिल्डिंग के ऊपर की ओर देखने लगा, ये सोच के कि भले ही रात के 12-1 बज रहे हैं लेकिन कोई ना कोई तो जगह ही होगा, मतलब कोई ना कोई लाइट तो पूरे अपार्टमेंट में दिखनी ही चाहिए। बट पूरे अपार्टमेंट में मुझे कहीं पर भी एक भी लाइट जलती हुई नहीं दिखी। अब ऐसा पहली बार नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा लेट डिलीवरी दे रहा था और इसीलिए मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसी टाइम पर मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैनेजर को फ़ोन करा कि इस जगह पर कोई भी नहीं है और उसके जवाब में मेरे मैनेजर ने कहा कि उस कस्टमर का बार बार सुबह से कॉल आया जा रहा है और अभी ठीक 5 मिनट पहले ही उसका कॉल आया था और उस लड़की को जल्द से जल्द उसका सामान चाहिए और ये उसकी ज़रूरत है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने अपने मैनेजर से ही कह दिया कि मैं इसे डिलीवर नहीं करने वाला। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सुबह देख लूँगा और उसके बाद गुस्से में कॉल को कट कर दिया। मैं भी अपनी बाइक पे बैठा और इंजन को स्टार्ट करने लगा और उसी टाइम पर मैं बस बाइक को स्टार्ट करके जा ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ उसी अपार्टमेंट की तरफ से आई थी। इस आवाज़ को सुनते के साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगने लगा और ये आवाज़ किसी औरत की थी जो कि शायद किसी को बुला रही थी। मैंने अपनी बाइक पे बैठे बैठे ही अपनी गर्दन को पीछे घुमाया और उस बिल्डिंग की ओर देखने लगा, बट मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। फिर मैंने अपनी पीठ पे टंगा हुआ अपने बैग को आगे की ओर रखा और उसमें से अपनी फ्लैश लाइट निकाली जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई बीम की फ्लैश लाइट थी। उसकी रेंज 500 मीटर तक की थी। जैसे जैसे मैं अपार्टमेंट में लाइट को फ्लैश कर रहा था मुझे हर चीज़ एकदम क्लियरली दिख पा रही थी और तब मैंने 5th से 6th फ्लोर के आसपास कहीं पर तो फ्लैश करा जब मैंने बालकनी में उसको खड़ा हुआ देखा। पहले तो दिखने में मुझे एक नॉर्मल से इंसान की परछाई लगी और जब मैंने उसके ऊपर टॉर्च को फोकस करा तब मैंने देखा वो वहाँ पे क्या था और उसे देखने के बाद मुझे मान लो एक हार्ट अटैक सा ही आने वाला था। मुझे उतना ज़्यादा डर महसूस होने लगा जितना मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं महसूस करा था। मैं देख पा रहा था कि उस जगह पर बालकनी में एक सच में बहुत ही लंबी औरत खड़ी हुई है जिसकी हाइट मेरे ख्याल से तो 8 या 9 फीट होगी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, इतना भयानक कि शायद उसे देखकर कोई अपनी पैंट ही गीली कर दे। उसके बाद एकदम से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाने लगी मुझे अपने पास बुलाने के लिए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरा ऑर्डर कहाँ है। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मौत अब मेरे बिल्कुल सामने ही है। आप उसकी हाइट का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उसका सर उस बालकनी की सीलिंग को छूने वाला था। उसकी स्किन एकदम सफ़ेद सी पड़ गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा पतली सी थी, दिखने में एकदम भयानक सी शैतान लग रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि आखिर वो चीज़ है क्या जिसे मैं देख रहा हूँ। लगभग रात के 1 बज रहे थे और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। मुझे बस समझ में आ गया था कि अब मुझे यहाँ से भागना ही है। ये सब चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई ये बस 8 से 10 सेकंड के बीच की बात होगी। उसके बाद मैंने तुरंत ही अपनी बाइक को स्टार्ट करा और तुरंत ही एक्सेलरेटर को पूरी स्पीड से घुमा दिया। मैं बिल्कुल पागलों की तरह अपनी बाइक को चला रहा था और काफ़ी ज़्यादा मुझे पसीना भी आ रहा था। मैं जैसे तैसे करके ग्रोसरी स्टोर पे आया, वहाँ पे सारा सामान वामान रखा और उसके बाद वापस अपने घर की ओर निकल गया। मैं बस हैरान था ये सोच के जो चीज़ मेरे साथ अभी हुई, क्या वो सच भी था? क्या उस पर कोई यकीन करेगा भी? वो चीज़ थी क्या? मैं उस पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोया। अगले दिन मैं ग्रोसरी स्टोर पे गया अपनी शिफ्ट के लिए फिर से। मैनेजर ने मुझे देखा और जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने पाया कि उसका चेहरा कुछ उदास सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने रात का आखिरी पार्सल डिलीवर करा था? मैंने एकदम से अपनी आवाज़ ऊंची करी और तेजी से चिल्ला के कहा, नहीं मैंने नहीं करा। वो एकदम भयानक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में जो चीज़ मैंने देखी शायद ही आप मेरी बात पर यकीन भी करोगे। मैंने ये सोच के चिल्लाया था कि शायद इस पर मेरे मैनेजर भी मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है, बट
उसने कुछ भी नहीं कहा और बस नीचे ज़मीन की ओर देखता रहा और धीरे धीरे से कुछ बड़बड़ाने लगा वहीं खड़े खड़े। मैंने अब उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। इसके बाद उसने मुझे बात बताना शुरू करा। उसने बताया कि रात के करीब 2 बजे के आसपास से उसी कस्टमर की कॉल आई थी और उस लेडी ने उसे धमकी दी कि अब मेरी बेटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जो मैंने उसकी डिलीवरी नहीं करी है। मैं उस औरत पे बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि तुम बाहर में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने उससे पूछा कि वो पर आपकी बेटी को कैसे जानती थी। उसने कहा कि नहीं, ना तो मेरी बेटी को कभी जानती है और ना ही मैं उसे आज तक जानता हूँ। मैंने कहा क्या? इसके बाद एकदम से उसका चेहरा और ज़्यादा उतर गया और उसने फिर मुझे बताया कि आज सुबह एकदम से मेरी बेटी का ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। ये बात सुनते के साथ ही मैं भी एकदम चुप हो गया और अगले कुछ मिनट तक हम दोनों बस चुप ही खड़े रहे। उस जगह का माहौल अब काफ़ी ज़्यादा टेंस सा हो गया था। फिर मैंने उसे वो सारी बात बताई जो मैंने पिछली रात देखा था। इस पर पहले तो उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, बट क्योंकि मैं भी उस जगह पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था और जैसे मैंने उसे बताया उसे आखिर में मेरी बात पर यकीन करना ही पड़ा। और लास्ट में उसने उस जगह पे एक नया रूल बना दिया कि शाम को 7 बजे के बाद से हम लोग घर की डिलीवरी नहीं करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर सुमित मित्तल ने और आगे की स्टोरी हम उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं फिरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 2009 की है, यानी कि आज से लगभग 12-13 साल पहले की। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 21 साल की थी और सर्दियाँ लगभग शुरू हो गई थी और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लग गया था। दरअसल हमारी फैमिली का बिजनेस है हीटर से जुड़ा हुआ और उसी के सिलसिले में मेरे पापा ने उस टाइम पर मुझसे कहा था कि मुझे शहर से बाहर एक इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर मुझे थोड़ा काम रहेगा, जहाँ पर मुझे कुछ काम करना है। वो जगह लगभग हमारे घर से 25 मील की दूरी पे होगी। मैं यहाँ पे आपको उस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता। मैंने उस जगह पे स्थित कुछ फैक्ट्रीज ओनर से बातचीत करी अपने काम के सिलसिले में और मैं कब वहाँ पर आऊँ इस बारे में। इसके बाद जब ये सारी बातें तय हो गई अब बस बाकी था वहाँ पर जाना। अब वो टाइम कोई स्मार्टफोन वगैरह का नहीं था, हमारे पास बस उस टाइम पर नॉर्मल से सेलुलर फ़ोन्स होते थे। जैसे आज हम किसी भी जगह पर मैप्स के ज़रिए आराम से पहुंच जाते हैं, उस वक्त ये तरीका नहीं था। उस वक्त तो आप बस एक बार किसी से रास्ता पूछ लो और उसके बाद भटकते भटकते आपको उस जगह पर पहुंचना ही है। अब जिस जगह पर मुझे जाना था वहाँ पर जाने का रास्ता थोड़ा बहुत शहर से और उसके बाद ज़्यादातर एरिया यूं कहें एक छोटे स्केल के जंगल से गुजरते हो जाता है। हाँ, शायद जंगल शब्द उसके लिए सही रहेगा। वो पूरा एरिया लगभग 8 या 9 मील का है। मुझे उस एरिया के बारे में पहले से ही पता था, बट मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी कि वहाँ पे कुछ खतरा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर अपनी बाइक से ही जाना चाहिए क्योंकि मुझे वैसे भी वहाँ से कुछ लेकर नहीं आना था। इसीलिए मैंने अपनी स्प्लेंडर निकाली और सोचा कि अब मैं उसी से वहाँ पर जाऊँगा। अगले दिन मैंने अपने कॉलेज की छुट्टी कर ली, एक बैग अपने पीठ पे उठा लिया और उसके बाद उसमें थोड़ा खाना पीने का सामान रख के घर से निकल चुका था मैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ पैसे भी थे जो कि मेरे को उन फैक्ट्री वर्कर्स को देने थे। मुझे वहाँ पे जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था। मैंने अपनी बाइक का फ्यूल टैंक चेक करा और उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करके सुबह के लगभग 10 बजे अपने घर से निकल चुका था मैं। थोड़ी देर बाद मैं शहर के बॉर्डर को लगभग पार कर चुका था और उसके बाद उस सड़क की ओर बढ़ते चला था जो कि आगे जाके उस जंगल से मिक्स हो रही थी। वहाँ पे जब तक मैं पहुँचा तब तक मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि वहाँ का जो रोड था उसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कुल मिला के वो एक अंडर डेवलप्ड एरिया था। इसके बाद मैं फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका था जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। अब जैसे ही मैं बाहर के एरिया से जंगल की तरफ अंदर की ओर आया तब मैंने एकदम से वहां आते ही हुए कम टेम्परेचर को महसूस करा। ये
आसपास के पेड़ वगैरह की वजह से था। खैर धीरे धीरे चलते चलते मैंने उस एरिया को पार कर लिया था और आगे जाके अब मुझे एक बोर्ड दिख गया जहाँ पर मुझे उस इंडस्ट्रियल एरिया के जाने का नोटिस बोर्ड दिखाई दे गया था। उस जगह से मुझे लगभग 20 मिनट और लगे होंगे और ये 20 मिनट लगने का भी कारण था वहाँ का ख़राब रोड। मुझे तो लगा था कि शायद मैं 1.5 घंटे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, बट मुझे अब लगभग 2.5 से 3 घंटे हो चुके थे वहाँ पहुँचते पहुँचते, यानी कि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मैं उन फैक्ट्रीज में पहुँच गया और वहाँ पर 3 या 4 फैक्ट्रीज में जाकर मेरा जो काम था मैंने वो करा और तरह तरह की हीटर्स की डील वहाँ पे कर कर मुझे शाम के 6 बज गए थे। मैंने लास्ट डील को फाइनल करा और उसके बाद मैंने वहाँ पर पेमेंट भी कर दी। सारी बात हो गई कि वो सारे सामान को हमारी फैक्ट्री में 2 दिन के अंदर पहुँचा देंगे। अब इस वक्त तक मुझे अपने पेरेंट्स की भी कॉल आ गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे जल्दी से घर आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं वहाँ से निकलने ही वाला था और तब जैसे ही मैं वहाँ से निकल रहा था तभी उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक इंसान मेरे पास आया और उसने मुझे एकदम से जल्दी में कहा, सर 1 मिनट रुक जाइए। मैंने अपनी बाइक को रोका और उसके बाद उससे उतरकर उसके पास आया और पूछा कि आखिर क्या बात है। वो भी आगे बढ़ते हुए मेरी तरफ आया और उसके बाद उसने अपना परिचय दिया और उसने मुझे बताया कि वो यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का हेड है। मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे आज रात में फैक्ट्री के ही कमरों में सो जाना चाहिए। रात के समय ऐसे जाना सही नहीं होगा। अब भले ही वो इस तरीके से कह रहा था बट मुझे उसके बोलने का तरीका थोड़ा अजीब सा लगा और मेरे मन ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। मैंने उसे थोड़े बहुत बहाने देकर टाल दिया और कहा कि मुझे निकलना ही होगा। ऐसा कहकर मैं तो अपनी बाइक पर बैठा और आगे की ओर बढ़ने लगा और मैं काफ़ी आगे भी आ गया था। उसके बाद भी जब मैंने पीछे पलट के देखा तो पाया कि वो बंदा अब भी उसी जगह पर खड़ा हुआ मुझे जाता हुआ देख रहा था, मानो मेरे वहाँ ना रुकने के फैसले को उसने सही ना समझा हो। मैंने अपने आप से ही कहा कि पता नहीं कि होगी कुछ बात। उसके बाद फिर से मैं जल्दी से उसी एरिया के नज़दीक आ गया था जहाँ से जंगल शुरू होता है और उस जंगल वाले एरिया में आने के बाद तो पूरी रोड पर बस मैं, मेरी बाइक और मेरी बाइक की हेडलाइट थी। मेरे साथ जितनी बुरी चीज़ उस रात हुई वो उसी जगह से होना शुरू हो गई थी। अब आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है बट उस रात के समय जब मैं उस जंगल में एंटर हुआ तब सर्दियों का मौसम होने के बावजूद मुझे एकदम से गर्मी सी लगने लगी। मतलब पता नहीं कहाँ से एकदम से तापमान बढ़ने सा लगा। मैं इस बारे में सोचने लगा कि तापमान को वैसे ही कम होना चाहिए था जैसे सुबह हुआ था। मैं फिर भी अपनी बाइक को कम स्पीड पे आगे बढ़ाया जा रहा था और तभी एकदम से मेरी बाइक में से जोर जोर की 2 बार आवाज आई और मेरी बाइक एक जगह पर आकर रुक गई। उस वक्त तक मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने बाइक को फिर से चालू करने की बहुत कोशिश करी और अब तो आसपास बिल्कुल अंधेरा भी हो गया था। मैंने अपने फ़ोन की बस वही छोटी वाली फ्लैशलाइट को ऑन कर लिया जिसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा कम थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में से एकदम से ही कुछ निकल के आएगा और मुझे मार डालेगा। मैं उस जगह पर दोस्तों लगभग आधे घंटे तक खड़ा रहा और अपनी बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा और थोड़ा थोड़ा रास्ते पे आगे की ओर बढ़ता रहा। मैंने सोचा कि मुझे अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर देना चाहिए बट फ़ोन में देखा कि सिग्नल ही नहीं था। मैं इधर उधर बस बिना किसी वजह के देखे जा रहा था। मैं कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ पर यकीन नहीं करता था बट उस रात तो मुझे एकदम अलग ही तरह की चीज़ें दिख रही थी, मानो अलग ही तरह की चीज़ें मुझे महसूस हो रही हूँ। आप बस एक बार अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखिए। मैं एक सुनसान से जंगल जैसे एरिया में था, मेरी बाइक बंद हो चुकी थी, फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। मतलब अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता तो किसी को सुबह से पहले क्या ही पता लगता। आखिरकार लगभग आधे घंटे के बाद मेरी बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई और मैंने एकदम से राहत की सांस ले ली। मैं अपनी बाइक पे बैठा और एकदम तेजी से बाइक को आगे की ओर ले जाने लगा बट जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा रहा था उसी पल मैंने अपने दाहिनी साइड पर जो चीज देखी शायद वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं दिखनी चाहिए थी। मैंने उस वक्त पर वहां देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है।
ये चीज़ बस मैंने अपनी आंखों के सबसे साइड वाले हिस्से से देखी, मतलब मैंने एकदम उस पर फोकस करके नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने उस चीज़ को देखा, उस इंसान को देखा, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना ज़्यादा कभी नहीं डरा था जितना मैं उस वक्त डर रहा था, डर को महसूस कर पा रहा था। मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया था और बस मुझे लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगा। फिर भी पता नहीं कैसे मैंने ऐसा नाटक करने की कोशिश करी कि मैंने उस चीज़ को देखा ही नहीं और अपनी बाइक की स्पीड को लगातार बढ़ाता रहा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने उस चीज़ को इतना ध्यान से नहीं देखा था, बट मैंने इतना नोटिस कर लिया था कि वो जो भी चीज़ थी, मतलब दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो आधा इंसान था और आधा कोई जानवर सा। बट उस चीज़ से जब मैं थोड़ा सा ही आगे निकला, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि मैंने एकदम से पीछे पलट के उसकी ओर देखने लगा और तब मैंने जो देखा, मेरा पूरा शरीर उसे देखकर एकदम कांपने सा लगा। मैंने देखा कि वहां पर एक इंसान बैठा था जिसका चेहरा जानवर की तरह दिख रहा था, एकदम किसी शैतान की तरह। मैंने बस अपनी बाइक को एक्सेलरेट करना जारी रखा और मैं बस रोते जा रहा था और अपनी बाइक को आगे चलाया जा रहा था। मुझे पता भी नहीं चला था कि किस वक्त पर मैंने अपनी बाइक को वापस उसी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मोड़ लिया था, और जब मैं इस बात को रियलाइज करा तब तक मैं उस जंगल वाले एरिया से बाहर आ चुका था। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी कि मैं वापस से उस एरिया के अंदर जाऊं और उसके अंदर से उसी चीज़ को सामने से देखकर फिर से निकलूं। मैंने फैसला करा कि मैं वापस से फैक्ट्री जाऊंगा। मैं वापस से उस इंडस्ट्रियल एरिया में आया और जिस फैक्ट्री में मैंने लास्ट डील करी थी वहां पर मैं आ चुका था। रात के लगभग 8 बज चुके थे। मैंने अपनी बाइक को स्टैंड पे भी नहीं लगाया, मैंने बस उसे जल्दी से साइड में फेंका और अंदर की ओर भाग कर गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देख लिया और मेरी हालत को देखा। मुझे देखकर उस वक्त लग रहा था कि शायद मैं कोई जंग लड़के आ रहा हूँ। उसे लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। उसने बस मुझसे मेरा नाम पूछा और उसके बाद वो किसी को बुलाने के लिए चला गया। और इस पूरे समय मैं बस रोए जा रहा था, बहुत जोर जोर से रोए जा रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और अपने पापा को कॉल करा, पर मैं उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। मैं बस कॉल पर उनसे बात करते हुए भी रोए जा रहा था। इसके बाद मेरी इस हालत को देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे करीब आया और उसने मुझसे मेरा फोन लिया और मेरे पेरेंट्स से बातचीत करी। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि उसने उनसे क्या बात करी, क्योंकि मैं बस रोए जा रहा था और मुझे उस चीज का कुछ भी याद नहीं था। इसके थोड़ी देर बाद वही आदमी, वही एम्प्लॉयज का हेड जिसने मुझे वहां पर रुकने के लिए पहले कहा था, वो उस जगह पर आया और उसने मुझसे कहा कि आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। इसके बाद वो मुझे फैक्ट्री के ही एक रूम में लेके चला गया और वहां पे जाने के बाद उसने मुझे थोड़ा पानी दिया और उसके बाद वो मेरे साथ लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा और मुझसे बात कर कर मेरे मन को शांत करने की कोशिश करता रहा। कुछ देर और बाद जब उन्हें लगा कि मुझे नींद आ रही है, तब उन्होंने मुझे वहीं पर एक बेड पर सोने के लिए कहा। मैं उस बेड पर लेट गया और किस वक्त मेरी आंख लगी ये मुझे भी नहीं पता। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरी हालत पहले से तो काफ़ी तरह ठीक ही लग रही थी। मैं उस कमरे से निकला तो देखा बाकी सब लोग अपने शिफ्ट के लिए तैयार हो रहे थे। वहां मैंने देखा कि कई लोग आपस में मेरे बारे में शायद बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद मैं उस हॉल से बाहर निकला और तब मैंने देखा कि फैक्ट्री के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे और पीछे ही उनकी जीप खड़ी थी। उन्हें देखते के साथ ही मैं भागते हुए उनकी तरफ को भागा और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे देखा और मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। मैं उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे उन्होंने बताया कि वो मुझे लेने के लिए आए हैं क्योंकि पिछली रात मेरी मम्मी ने मेरे लिए कंप्लेन करी थी। मैं सारी बात को समझ गया कि शायद रात के समय उन सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने ही मेरी मम्मी को बताया होगा कि मैं इस जगह पर फंसा हुआ हूँ। इसके बाद वहाँ के एम्प्लॉय के हेड ने मुझसे ये भी कहा कि जब वो लोग हीटर्स को हमारी फैक्ट्री में भिजवाएंगे उसी समय वो लोग बाइक को भी भिजवा देंगे। अभी मैं पुलिस वालों के साथ ही घर वापस चला जाऊं। इसके बाद मैं पुलिस वालों के साथ ही घर वापस आ गया। उन्होंने मुझसे रास्ते में पूछा भी कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, बट उन लोगों ने बस हाँ हूँ में ही सर हिला दिया। ये घटना कहने को तो तब तक खत्म हो गई थी, बट मेरे मन में ये बात आज तक चल रही है और शायद जिंदगी भर कभी खत्म भी ना हो। बस यही है मेरी घटना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए नई वीडियो का मोटिवेशन है। इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। होप आप इतना आराम से पूरा कर ही दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और बेहद ही खौफनाक सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।